साउथ अफ्रीकन वॉर को सबसे ज़्यादा कॉस्टली वॉर माना जाता है। साउथ अफ्रीकन वॉर को बोयर वॉर और एंग्लो बोयर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर को एक और नाम दिया गया है सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वॉर शुरू होता है 11 अक्टूबर 1899 में और लगातार 3 साल लड़ने के बाद 31 मई 1902 को जंग खत्म होती है। ये वॉर ग्रेट ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि 2 बोयर रिपब्लिक साथ में ब्रिटेन के खिलाफ जंग करती है, साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक और ऑरेंज फ्री स्टेट। इस वॉर को सबसे ज़्यादा कॉस्टली वॉर माना जाता है, जिसमें कि लगभग 200 मिलियन यूरो का खर्चा हुआ था। ये वॉर टोटली डिफरेंट अनइक्वल प्रोटोगोनिस्ट के बीच में लड़ा गया था। ये वॉर साउथ अफ्रीका में लड़ा गया था, जहाँ पे ब्रिटिशर्स की मिलिट्री स्ट्रेंथ लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा की पहुँच गई थी, लेकिन वहीं बोयर्स की मिलिट्री स्ट्रेंथ केवल 88,000 थी। लेकिन इतने कम मिलिट्री स्ट्रेंथ के बावजूद भी बोयर्स ने ब्रिटिशर्स को काफ़ी टक्कर दिया था। ब्रिटिशर्स एग्रेसिव तरीके से बोयर्स पर अटैक कर रही थी, वहीं बोयर्स के पास अपने आप को डिफेंड करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं बचा था। लेकिन बोयर्स की मिलिट्री भी बीच बीच में अपने मॉडर्न राइफल से ब्रिटिशर्स को पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ब्रिटिशर्स के पास सेना की क्वांटिटी ज़्यादा थी, लेकिन साउथ अफ्रीका के डिफ़िकल्ट टेरेन में लड़ना ब्रिटिश की सेना के लिए काफ़ी भारी पड़ रहा था और साउथ अफ्रीकन मिलिट्री राइफल्स का यूज़ करके ब्रिटिशर्स की काफ़ी सेना को मौत के घाट उतार चुकी थी। इसी वजह से ब्रिटिशर्स का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और वो लोग आग बबूले हो गए। लेकिन वॉर आखिर हुआ कैसे? वॉर का जो मेन रीज़न था वो था दोनों कंट्री के बीच की इंटेंस डिबेट, जो कि हिस्टोरियन के बीच में हुई थी। ब्रिटिशर्स के मुताबिक वो ठीक थे और साउथ अफ्रीकन के मुताबिक वो ठीक थे। ब्रिटिश पॉलिटिशियन के मुताबिक वो सिर्फ अपने सुजर्निटी को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल बात तो कुछ और ही थी। हिस्टोरियन के मुताबिक दोनों कंट्री के बीच में जंग होने का रीज़न विट्स वाटरलैंड माइनिंग था, जो कि साउथ अफ्रीका में लोकेटेड था। दोनों में कॉन्टेस्ट हो रहा था कि कौन इस माइनिंग कॉम्प्लेक्स को एक्वायर करेगा। विट्स वाटरलैंड माइनिंग कॉम्प्लेक्स दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड माइनिंग कॉम्प्लेक्स था। ब्रिटिश में इस दौरान गोल्ड की ज़रूरत काफ़ी बढ़ चुकी थी। हालांकि इस माइन में काफ़ी ब्रिटिश एम्प्लॉय काम कर रहे थे, लेकिन इस माइन को एक्वायर करना ब्रिटिशर्स के बियॉन्ड था। 1886 में विट्स वाटरलैंड माइन में गोल्ड की डिस्कवरी के बाद साउथ अफ्रीका के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट में काफ़ी योगदान था गोल्ड का। 1897 के बाद से ब्रिटेन ने एक साजिश करने की योजना बनाई थी, जिसमें उनकी मदद खुद साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर ने की थी, जिनका नाम एल्फ्रेड मिलनर था। हालांकि ये साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर थे, लेकिन इनका ओरिजिन ब्रिटेन था। इन्होंने मिलकर साउथ अफ्रीका पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को चतुराई से खोखला करना शुरू कर दिया था, जिसमें इनकी डिमांड थी कि बोयर्स रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश के लोगों को भी डोमिनेंट रोल दे। यानी कि इनका सिंपल सा एक डिमांड था कि ब्रिटिशर्स को भी स्टेट पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में मेजर रोल दिया जाए। लेकिन साउथ अफ्रीका इस बात से राज़ी नहीं थी, इससे पहले कि ये विवाद एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए। मैरिथिनस स्टेन, जो कि ऑरेंज फ्री स्टेट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक अनसक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया ब्लॉमफॉन्टेन में अराउंड मई जून के महीने में अल्फ्रेड मिलनर और पॉल क्रूगर के बीच में। पॉल क्रूगर साउथ अफ्रीका के उस समय प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बोला कि वो ब्रिटिशर्स को कुछ रियायत दे देंगे, लेकिन अल्फ्रेड मिलनर के मुताबिक ये कंसेशन बहुत कम है। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही तुरंत बाद मिलनर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला कि उन्हें और ज़्यादा सेना की ज़रूरत है ताकि वो साउथ अफ्रीका को घेर सके। यानी अल्फ्रेड ने पूरा मूड बना लिया था साउथ अफ्रीका से वॉर करने का। ब्रिटिशर्स की सेना अगस्त तक साउथ अफ्रीका में पहुंच चुकी थी। पॉल क्रूगर को पता चल चुका था कि ब्रिटिशर्स वॉर करने के मूड में हैं। इस वजह से दोबारा क्रूगर ने बोला कि हम थोड़ा और ज़्यादा कंसेशन दे देंगे, लेकिन अल्फ्रेड मिलनर ने डिनाई कर दिया। अब साउथ अफ्रीका के पास ना चाहते हुए भी वॉर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए बिना डरे दोनों बोयर्स रिपब्लिक ने 9 अक्टूबर 1899 को ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेटम जारी करते हुए डिक्लेयर किया कि हम रेडी हैं ब्रिटेन के साथ वॉर करने के लिए, अगर उन्होंने अपने ट्रूप्स बॉर्डर से पीछे नहीं किए तो। लेकिन ब्रिटेन कहाँ इस धमकी से डरने वाला था। उनकी तो यही चाल थी कि कैसे साउथ अफ्रीका के साथ वॉर हो, और 11 अक्टूबर 1899 को वॉर शुरू हो गया। ये वॉर 3 पीरियड में डिवाइडेड था। फर्स्ट फेज के दौरान ब्रिटिशर्स की सेना अनप्रिपेयर्ड और कमज़ोर थी, जिस वजह से बोयर्स की सेना ने काफ़ी ज़्यादा अटैक किया। एक आर्मी साउथ अफ्रीका रिपब्लिक से ब्रिटिश कॉलोनी नेटल पर अटैक कर रही थी और दूसरी केप कॉलोनी पर हमला कर रही थी ऑरेंज फ्री स्टेट से। लेकिन नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट के केप कॉलोनी ने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने आप को ब्रिटिशर्स के चंगुल से मुक्त किया जाए, जिस वजह से ब्रिटेन की कॉलोनी ने भी बोयर्स फोर्स को ज्वाइन कर लिया। अब ब्रिटेन के तीनों तरफ से हमला होना शुरू हो चुका था। बोयर्स ने ब्रिटिशर्स को लगभग हरा ही दिया था,
क्योंकि बोयर्स की सेना ने कुछ मेजर की पॉइंट्स को घेर लिया था, लेडी स्मिथ, माफिकेंग और किम्बरले को। इस फर्स्ट फेज में बोयर की जीत हुई थी और इस वीक को ब्लैक वीक के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिशर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे बोयर्स इतने आक्रामक तरीके से जंग लड़ रही थी, लेकिन अर्ली 1900 के बाद से ब्रिटिशर्स की सेना धीरे धीरे बैकअप कर रही थी और काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, जिस वजह से बोयर का यहाँ से हारना तय हो चुका था। सेकेंड फेज के दौरान ब्रिटिशर्स की सेना को लॉर्ड्स किचनर और रॉबर्ट्स लीड कर रहे थे। इस दौरान ब्रिटिशर्स ने बोयर्स की आर्मी को मार भगाया और वापस उन जगहों को अपने अंडर ले लिया जिसको कि बोयर्स ने कब्जा कर रखा था। अब ब्रिटिशर्स की सेना तेजी से एडवांस कर रही थी। ब्लूमफॉन्टेन, जो कि ऑरेंज फ्री स्टेट का कैपिटल है, उसको ब्रिटिश ने फेब 1900 को ऑक्यूपाई कर लिया और जोहानिसबर्ग और प्रेटोरिया को भी बाद में ऑक्यूपाई कर लिया। क्रूगर इस दौरान पीछे हट गए थे और यूरोप की तरफ चले गए थे, जहाँ पे बोयर्स के लिए काफ़ी सिंपैथी थी। उन्होंने सोचा कि क्या पता कुछ मदद वहाँ से मिल जाए, लेकिन वो असफल रहे। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। 1900 के बाद से वॉर ने एक भयानक रूप ले लिया था। 15 महीने तक बोयर्स के कमांडोज ने ब्रिटिशर्स को खाड़ी पर ही रोक के रखा था। बोयर्स हिट एंड रन गोरिल्ला टैक्टिक्स का यूज़ कर रही थी। इतने महीने तक बोयर्स ने सिर्फ अपने जनरल्स की ब्रिलियंट लीडरशिप की वजह से रोक के रखा था। ये सारा आइडिया क्रिश्चियन रोडोल्फ डीवेट और जैकोबस हरकुलस डेल रेनेका की वजह से था, जो कि बोयर्स की आर्मी को लीड करने का काम कर रहे थे। उन्होंने 15 महीने तक ब्रिटिशर्स को परेशान कर रखा था और अपने आप को ब्रिटिश के कंट्रोल से बचा रखा था, लेकिन ब्रिटिशर्स को ज़्यादा समय रोकना इम्पॉसिबल था और यही हुआ। ब्रिटिशर्स ने बोयर्स और अफ्रीकन के फर्म्स को तहस नहस कर दिया। लोग भाग भाग कर कंसंट्रेशन कैंप में छुप रहे थे, जहां उन्हें बहुत ही हॉरिफिक कंडीशन में सरवाइव करना पड़ रहा था। इस दौरान 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। बच्चों और महिलाओं की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उनको अनहाइजेनिक कैंप्स में रहना पड़ रहा था। ऐसी बुरी कंडीशन को देखकर ब्रिटिश सोशल वर्कर एमिली हॉबहाउस की नज़र यहाँ पर जाती है। ब्रिटिशर्स बिना रुके लगातार अटैक कर रही थी, जिसमें से काफ़ी सेना केप कॉलोनी के अंदर तक घुस चुके थे। ब्रिटिशर्स ने बोयर्स को ऑफर दिया कि वो अपनी हार स्वीकार कर ले, लेकिन बोयर्स ने रिजेक्ट कर दिया और ब्रिटिशर्स लगातार अटैक कर रही थी और फाइनली बोयर्स ने हार मान ली और मई 1902 को बोयर्स ने ट्रीटी ऑफ वर्जनिंग पे साइन किया कि हम हार मानते हैं। लेकिन इस वॉर के दौरान 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें ब्रिटिशर्स के 20,000 से भी ज़्यादा सेना और बोयर्स के 14,000 से भी ज़्यादा सेना मारी गई थी। इस वॉर में ट्रूप्स से ज़्यादा आम जनता मारी गई थी। बोयर्स में 26,000 से भी ज़्यादा महिला और बच्चे मारे गए थे, जो कि कंसंट्रेशन कैंप में माल न्यूट्रिशन और बीमारी के कारण मर गए थे, और लगभग 13,000 से भी काफ़ी ज़्यादा अफ्रीकन मारे गए थे। फाइनली ये सब जानते हैं कि वॉर में कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ, हमेशा दोनों पार्टी का नुकसान होता है। सो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा।